डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमो। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का थर्मोडाइनमिक्स सेकंड का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं नस्ट की ऊष्मा प्रमेय, नस्ट हीट थ्योरम। देखिए, इसके ये जो नस्ट हीट थ्योरम है वह है जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अनुरूप ही है और उससे पहले दी गई थी ये वास्तव में। ठीक है, तो नस्ट की ऊष्मा प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया से संबद्ध सभी पदार्थ जिसमें क्रियाकारक भी हैं और उत्पाद भी हैं शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में हैं, तो ऐसी अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान शून्य होता है। मतलब बात समझ में आ गई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी क्रियाकारक और उत्पाद यदि शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में है तो इस अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान शून्य होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन पदार्थों की एंट्रोपी ज्ञात करने के बाद यह संभव है कि मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन को हम किस प्रकार से ज्ञात करें, तो हम अगर सभी पदार्थों की एंट्रोपी जिसमें क्रियाकारक भी हैं और जिसमें उत्पाद भी हैं अगर उनकी एंट्रोपी हम ज्ञात कर लेते हैं तो हम जो है एंट्रोपी परिवर्तन को भी ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थों की एंट्रोपी ज्ञात करने के बाद यह संभव है कि अभिक्रियाओं की एंट्रोपी को भी ज्ञात किया जा सकता है। किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन की भांति ही एंट्रोपी परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सकता है। जिस प्रकार हम किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से हम एंट्रोपी परिवर्तन को भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हमें अगर दो क्रियाकारक हैं और उनकी एंट्रोपी ज्ञात है और दो अगर उत्पाद हैं उनकी एंट्रोपी ज्ञात है तो हम एंट्रोपी में जो परिवर्तन है या अभिक्रिया के दौरान जो एंट्रोपी परिवर्तन हुआ वह ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि एंथैल्पी परिवर्तन को ज्ञात किया गया है। उदाहरण के लिए हम दो उदाहरण लेते हैं, दो अभिक्रियाओं के उदाहरण लेते हैं, उसके अनुसार हम बताते हैं कि किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण है Fe2O3 सॉलिड को अगर 3H2 गैस से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड बनता है। अब देखिए, तृतीय नियम की सहायता से समस्त पदार्थों की मानक एंट्रोपी का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm दाब पर ज्ञात कर लिया जाता है। किसी अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं? डेल्टा S0 इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस S0 इनिशियल, या फिर अपन ये कह सकते हैं एस फाइनल का मतलब प्रोडक्ट की एंट्रोपी और जो है S0 इनिशियल का मतलब रिएक्टेंट की एंट्रोपी, और जीरो का मतलब मैंने बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है, यानी कि ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और दाब 1 atm हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा S0 इज इक्वल टू S0 प्रोडक्ट माइनस S0 रिएक्टेंट। अतः उपरोक्त अभिक्रिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा S इज इक्वल टू 2S0 FeS प्लस 3S0 H2OL। ये जो हमारे पास क्या हो गया? ये प्रोडक्ट की हो गया, या S0 प्रोडक्ट या S0 फाइनल हो गया, माइनस S0 Fe2O3 S प्लस 3S0 H2 गैस, ये रिएक्टेंट के लिए हो गया। देखिए H2 के तीन जो है मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि H2O के 3 बन रहे हैं। Fe2O3 के 1 बन रहा है, जबकि Fe सॉलिड का Fe2O3 के 1 जो है अणु भाग ले रहा है, उससे हमारे पास 2 Fe सॉलिड के बन रहे हैं। तो अपन इनकी वैल्यू रख देंगे, तो सभी एंट्रोपियों का मान रखने के बाद हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? R इंटू 3.28 प्लस 3 इंटू 8.4131 माइनस 10.51 माइनस 3 इंटू 15.70
41 और आर इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। ये पहले से नॉन है, फिर अपन इनकी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास माना ये आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा एस ज़ीरो इजकल टू -214.7 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऋणात्मक है, अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने में एंट्रोपी के मान में कमी हो रही है, क्योंकि उत्पाद जो है गैसीय पदार्थ से, हमारे पास क्या था, गैसीय पदार्थ से कम एंट्रोपी वाला द्रव पदार्थ बन रहा है। H2 हमारे पास गैसीय था और H2O जो है वह है लिक्विड है, यानी रिएक्टेंट तो हमारे पास गैस हो गया, और गैस की एंट्रोपी आप जानते ही वो ज़्यादा होती है और लिक्विड की एंट्रोपी जो होती है वो कम होती है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारे पास Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन है, उससे कॉपर सॉलिड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो डेल्टा एस ज़ीरो जो है वो एस ज़ीरो प्रोडक्ट माइनस एस ज़ीरो रिएक्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा एस ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 2s0 CuS प्लस S0 COG माइनस S0 Cu2O प्लस S0 Cu कार्बन सॉलिड, ऐसे हो जाएगा। जहाँ पर S जो स्मॉल लिखा हुआ है उसका मतलब सॉलिड है, स्मॉल g है उसका मतलब गैस है, और स्मॉल l है उसका मतलब लिक्विड है। अब देखिए, सभी एंट्रोपियों का मान रखने पर, हम मान रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम एंट्रोपी का मान निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर फिर हम एंट्रोपी का मान रखने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आती है ये प्लस की वैल्यू आती है यहाँ पर। तो उपरोक्त अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एंट्रोपी का मान धनात्मक है, अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने पे एंट्रोपी के मान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि उत्पाद जो है अधिक एंट्रोपी वाला गैसीय पदार्थ बन रहा है, जबकि रिएक्टेंट यहाँ पर जो है वो दोनों ही सॉलिड है, जबकि प्रोडक्ट जो यहाँ पर एक तो सॉलिड बन रहा है और एक गैस बन रहा है, और आप जानते हो गैस की एंट्रोपी अधिक होती है। अब देखिए आगे, किसी अभिक्रिया के लिए किसी ताप T0 पर एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S0 से किसी अन्य ताप T पर एंट्रोपी के मान को आसानी से परिकलित किया जा सकता है। इसके लिए हमें निम्न समीकरण का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P जो होता है वो Cp अपॉन T के बराबर होता है। अतः किसी अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन हम देखते हैं क्या है, डेल्टा एस जीरो इज इक्वल टू एस जीरो प्रोडक्ट माइनस एस जीरो रिएक्टेंट होता है। अब इस समीकरण को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर हमारे पास हो जाएगा डेल डेल्टा एस जीरो अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल एस जीरो प्रोडक्ट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस डेल एस जीरो रिएक्टेंट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। अथवा अपन यूँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल 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 डेल्टा एस जीरो अपॉन डेल टी अपॉन एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, अब वैल्यू रख देंगे अपन इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा सी पी जीरो प्रोडक्ट अपॉन टी माइनस सी पी जीरो रिएक्टेंट अपॉन टी। इससे अपन ये लिख सकते हैं डेल डेल्टा एस जीरो अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल्टा सी पी जीरो अपॉन टी, जो हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण दो को अवकलित रूप में लिखकर इसका टी जीरो एवं अन्य ताप टी के मध्य समाकलन करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त हो जाएगी। समाकलन कर देंगे, टी जीरो से टी तक समाकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन डी इंटू डेल्टा एस जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी जीरो टू टी डेल्टा सी पी जीरो अपॉन टी इंटू डी टी। अब यहाँ वाला जो डी टी था उसको अपन इधर ले गए, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस जीरो टी माइनस डेल्टा एस जीरो टी जीरो। देखिए अपर लिमिट टी था और लोअर लिमिट टी जीरो है, तो अपन हमने यहाँ पे टी जीरो लग दिया, बराबर इंटीग्रेशन टी जीरो से टी, तो डेल्टा सी पी जीरो अपॉन टी डी टी ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस जीरो टी इज इक्वल टू डेल्टा एस जीरो टी जीरो प्लस सी पी डेल्टा सी पी जीरो एल एन अपर लिमिट टी अपॉन लोअर लिमिट टी जीरो।
इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस जीरो टी इज इक्वल टू डेल्टा एस जीरो टी जीरो प्लस डेल्टा सी पी जीरो 2 इंटू 2.303 log टी अपॉन टी जीरो। जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है ये सामान्य अभिक्रिया पर लागू हो सकता है, जिसमें किसी भी क्रियाकारक उत्पाद की ताप के इस परास में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न होता हो, जिसमें भौतिक अवस्था में कोई चेंजेज नहीं आ रहे हो टी जीरो से टी तक के। इस प्रकार से हम नष्ट ऊष्मा प्रमेय हमारे को प्राप्त होती है। यही जो समीकरण है वो नष्ट ऊष्मा प्रमेय का कहलाता है, और वह है क्या है डेल्टा एस टी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एस जीरो टी जीरो प्लस डेल्टा सी पी जीरो इंटू 2.303 log टी अपॉन टी जीरो। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट के बारे में पूछा जाता है, रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या इसके बारे में क्या है? रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में, या अवशेष या अवशिष्ट एंट्रोपी का कथन और अवधारणा, स्टेटमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी। देखिए, रेजिडुअल एंट्रोपी पहले समझना पड़ता है अपने को, रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है? सामान्यतः हम मानते हैं तृतीय नियम के अनुसार कि 0 डिग्री केल्विन पर जो शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनकी एंट्रोपी का मान 0 होता है। परंतु कई बार क्या होता है कि जितना परफेक्ट अरेंजमेंट हम किसी सॉलिड में मान रहे हैं उतना परफेक्ट अरेंजमेंट न होकर उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डरनेस रह जाता है, और ये डिसऑर्डरनेस होने के कारण से उस पदार्थ की कोई ना कोई एंट्रोपी जरूर होती है। वह यानी कि एंट्रोपी जो है वो 0 से कुछ ज़्यादा हो सकती है या 0 से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ये जो एंट्रोपी होती है जिसको अपन 0 मान रहे हैं, जो वास्तव में 0 नहीं है, उसी को अपन क्या कहते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं, अवशेष एंट्रोपी कहते हैं। तो अपन इसके कथन की बात करते हैं। पहले क्या होता है? इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से एंट्रोपी को परिकलित किया जा सकता है और ऊष्माधारिता के मानों से निरपेक्ष एंट्रोपी यानी एब्सोल्यूट एंट्रोपी के मानों का प्रायोगिक निर्धारण किया जा सकता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो डाटा है उसके तो अपन क्या है, इसका परिकलन किया जा सकता है, यानी सैद्धांतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, और ऊष्माधारिता के मानों से हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी को प्रायोगिक निर्धारित कर सकते हैं। कई स्थितियों में तो ये दोनों परस्पर पर्याप्त समानता दर्शाते हैं, लेकिन कभी कभी एंट्रोपियों का प्रायोगिक मान जो है इसके परिकलित मान से कम होता है। इसका कारण तो यह हो सकता है कि प्रायोगिक निर्धारण में प्रावस्था संक्रमण की बात न आ पाती है। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पदार्थ की पूर्णतः ठोस अवस्था में भी कुछ अव्यवस्था हो। उस स्थिति में T बराबर 0 केल्विन पर भी एंट्रोपी का मान 0 से कुछ अधिक होगा। एंट्रोपी का यही मान अवशेष एंट्रोपी, अवशिष्ट एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी कहलाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कैसे अरेंजमेंट की बात। इस अवशेष एंट्रोपी का मूल एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए हम तंत्र के कणीय मॉडल की कल्पना करते हैं। माना AB अणुओं से बना हुआ एक क्रिस्टल है जहां A व B परमाणु समान से ही है, मतलब उनका जो है वो साइज जो है वो समान है। अब क्रिस्टल बनने में अणुओं का जो विन्यास है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। माना AB 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 प्रकार का हो, अथवा AB BA AB BA आदि हो, अथवा AB BA BA AB हो। इस प्रकार से किसी प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। कहने का ये अर्थ है कि किसी भी विन्यास में अणु व्यवस्थित होकर क्रिस्टल बना सकते हैं, और इनमें कोई अधिक ऊर्जा का अंतर भी हो सकता है, यानी कि 0 से कुछ अंतर, ज़्यादा अंतर आपस में नहीं होगा अरेंजमेंट का, पर कोई ना कोई अंतर अवश्य हो सकता है। अब देखिए, इस अवशेष एंट्रोपी या अव्यवस्था के कारण उत्पन्न एंट्रोपी को प्रायिकता की निम्न मूलभूत समीकरण द्वारा परिकलित किया जा सकता है, यानी रेजिडुअल एंट्रोपी को हम ज्ञात कर सकते हैं। रेजिडुअल एंट्रोपी को ज्ञात करने के लिए हमने प्रायिकता जो समीकरण है उसका, या प्रायिकता की जो मूलभूत समीकरण है उसका अपन ने क्या किया है, उपयोग किया है। और मूलभूत समीकरण ये है, क्या है?
S इज इक्वल टू के अपॉन एन एल एन डब्लू, जहाँ पर के जो है वो बोल्ट्जमान स्थिरांक है, एन जो है वह अवोगाद्रो संख्या है, तथा जो डब्लू है वो क्या है, समान ऊर्जा प्राप्त करने वाले विभिन्न तरीकों की कुल संख्या है। मतलब समान ऊर्जा प्राप्त करके कितने प्रकार से अरेंजमेंट होता है, कितने प्रकार से अरेंजमेंट होता है, उनकी उसकी कुल संख्या जो है वो डब्लू से रिप्रेजेंट की गई है। अब देखिए, हम माना किसी सैंपल में n अणु है और प्रत्येक अणु के लिए 2 प्रकार का अभिविन्यास संभव है, तब वह 2n प्रकार के विभिन्न तरीकों से अरेंज हो सकता है, समुच्चय हो सकता है, झुंड हो सकता है, n संबल हो सकता है का एक सदस्य समान ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार पूरे समुच्चय में कुल n सदस्य हैं, माना n सदस्य हैं, अतः समान ऊर्जा प्राप्त करने वाले विभिन्न तरीकों की कुल संख्या जो हो जाएगी, यानी W बराबर हो जाएगा 2n की पावर n होगा। ठीक है। अतः अब समीकरण 1 द्वारा इसकी अवशेष एंट्रोपी जो होगी, यानी कि हम W का मान रख दें तो हमारे पास आ जाएगा, समीकरण 1 में W का मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए S इज इक्वल टू के अपॉन एन एल एन, अब W की वैल्यू रख दी 2 की पावर n की पावर n। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के अपॉन एन एन एल एन 2 की पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा के n से n कट जाएगा तो के एल एन 2 की पावर n हो जाएगा, फिर हो जाएगा के एन एल एन 2 हो जाएगा, यहाँ पर n से n ये कट जाएगा, ये दोनों। तो आप जानते हो बोल्ट्जमान के कांस्टेंट और अवोगाद्रो नंबर संख्या को गुणा करते हैं तो हमारे पास r होता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं S बराबर, क्या लिख सकते हैं, S बराबर R इंटू एल एन 2, या अपन इसी को याद रखें कि रेजिडुअल एंट्रोपी जो होती है उसका मान जो होता है वो क्या होता है, S बराबर R इंटू एल एन 2। ठीक है। क्योंकि K इंटू एन बराबर R होता है तो S बराबर हो जाएगा R इंटू 2.303 log 2, और log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.3010 होती है, तो अपन इसकी वैल्यू रखें तो R की वैल्यू होती है, क्या होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू 2.303 इंटू 0.3010। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास S बराबर आता है, क्या आता है, 5.8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। और हम इस फॉर्मूले से अगर हमारे पास माना n मोल हो तो n मोल को 5.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी प्राप्त हो जाएगी, तथा n अगर मोल हैं, क्या हैं, तथा n मोल अगर हमारे पास हैं, n मोल के लिए अवशेष एंट्रोपी रेजिडुअल एंट्रोपी का मान हो जाएगा S बराबर एन आर एल एन 2। तो S बराबर हो जाएगा n इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू 2.303 इंटू 0.3010, या अपन यूँ लिख सकते हैं S बराबर n इंटू 5.8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। अतः ऐसे ठोसों के लिए अवशेष एंट्रोपी का मान RlN2 या 5.8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगा, जिनके अणु 2 प्रकार के अभिविन्यास ग्रहण कर सकते हैं, और यदि P प्रकार के अभिविन्यास ग्रहण कर सकते हैं तो उनके लिए अवशेष एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, RlNP, और जहाँ पर P जो है वह नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, या कितने प्रकार के अरेंजमेंट्स वो ग्रहण कर सकता है उसका मान है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण अपन लेते हैं FClO3, उदाहरण के लिए अपन ये उदाहरण लेते हैं, FClO3 जो है अणु है वो 4 प्रकार से अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है, अतः इसके लिए अवशेष एंट्रोपी का मान जो होगा वो RlN4 होगा, अर्थात R जो है वो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स
हो जाएगा इंटू 2.303 log की पावर log 4 हो जाएगा। या सिंपल सी बात है, आप 5.8 को ये 2 से किया था, इसको डबल कर देंगे क्योंकि वहाँ पर 2 था तो डबल कर देंगे, या वैल्यू अपन सीधा रख सकते हैं। क्या हो जाएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स इंटू 2.303 इंटू log 4 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 11.5। वहाँ पर 2 था, यहाँ 4 है तो डबल हो जाएगा, 5.8 का लगभग डबल वैल्यू हो जाएगी। हो जाए इसका प्रायोगिक मान जो है वो 10.1 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है उसके अनुरूप ही होता है। इस प्रकार से हम रेजिडुअल एंट्रोपी का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है S = K/N ln W। ठीक है, और ln W का मान अगर अपन 2 n की पावर n रखें तो हमारे पास आ जाएगा Kn ln 2। ठीक है, और k और n की वैल्यू जो हो जाएगा वो r के बराबर हो जाएगा। ln 2 का मान यानी log 2 का मान अगर अपन रखेंगे तो हमारे पास 30/10 आ जाएगा। ठीक है, तो n r ln जितने अरेंजमेंट है वो लिख दो, हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी के जो कैलकुलेशन है वो हीट कैपेसिटी डाटा से कैसे प्राप्त करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।